इकाई। हम लोग अपना दूसरा इकाई पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिसमें हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? वर्गीकरण के बारे में कि किस तरह से वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया। फिर हमने क्या देखा कि पदार्थ, है ना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा पदार्थ के बारे में कि पदार्थों को जो है हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण, जो हमें उसके बारे में ज्ञान देने के लिए आसान होता है ना। प्रत्येक पदार्थों के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसकी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। और पदार्थों का निर्माण इकाई हमने क्या देखा? परमाणु, है ना, एटम्स, परमाणु, एटम, एटम जिसे अंग्रेजी में एटम्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि परमाणु, परमाणु क्या है? अति सूक्ष्म, है ना, कण, छोटे छोटे कण। क्या है परमाणु? अति सूक्ष्मतम कण है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आप जब बाहर देखते होंगे तो आप क्या देखते हो? जब कहीं से रोशनी आती है या आप अपने खिड़कियां खोलते हो तो आप क्या देखते हो कि छोटे छोटे धूल के कण हर तरफ उड़ रहे हैं, है ना। तो परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम, वो पदार्थ, है ना, जो क्या है, उसमें सूक्ष्मतम कण होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और इसी को हम लोग क्या है? ठोस, तरल, गैस, सभी किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना हुआ है। तो हर चीज किससे बना है? सूक्ष्म कणों से। जिसके आधार पर हमने किसके बारे में पढ़ाई किया? ठोस, तरल और गैस रूप के बारे में हमने अपनी पिछले कक्षा में पढ़ा। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। पदार्थ का किसके आधार पर वर्गीकरण होता है? पदार्थ की अवस्था, है ना। पदार्थ की अवस्था के आधार पर क्या होता है? वर्गीकरण होता है। क्या होता है? पदार्थ की अवस्था के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पदार्थ को जो है हम लोग उसके अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और परमाणु जो है सूक्ष्मतम कणों से बना है, जो स्वतंत्र होकर घूमते हैं। तो इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया, है ना, कि किस तरह से ठोस पदार्थों की विशेषताएं हमने आपको बताए, द्रव पदार्थ की विशेषताएं बताए, गैस पदार्थ की विशेषताएं बताए। अब देखते हैं हम अगला कि किस तरह से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलता है, जल में घुलने के अनुसार, है ना। जल या कोई भी द्रव पदार्थ जिसमें जो है हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं, कौन से पदार्थ नहीं घुलते, है ना। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा परीक्षण दिखाते हैं। देखिए हमने थोड़े से चीजें रखे हुए हैं यहाँ पर। तो हम लोग एक एक करके इसकी परीक्षण देखते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नमक, है ना, नमक को क्या करते हैं? हम लोग पानी में डालते हैं। नमक को हम लोग थोड़ा से पानी में मिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, आप भी घर में जाकर ये परीक्षण कीजिएगा। अब हम इसे हिला रहे हैं।
इसे थोड़ी देर तक इसे हिलाते रहो, तब क्या होगा, ये नमक जो है पानी में घुल जाएगा, है ना। आप घर में जाकर भी ये देखिएगा। तो क्या देखा हमने, नमक पानी में घुल गया। अब अगला लेते हैं, थोड़ा सा चीनी ले रहे हैं हम। चीनी को हम इस ग्लास के पानी में हमने डाल दिया। अब आप इसे हिलाइए। जब आपके घर में मेहमान सब आते होंगे तो आप शरबत सब बनाते होंगे ना, आपकी मम्मी सब, आप भी, आपको भी बनाना चाहिए, बड़े बच्चे हो गए हो ना। तो आप देखना, जब आप चीनी उसमें घोलोगे तो कितनी देर बाद वो घुलती है या नहीं। तो जब हम थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे तब क्या होगा, वो चीनी उसमें घुल जाएगा, है ना। वो चीनी उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। तो हमने देखा नमक भी घुल गया, चीनी भी घुल गया। अब हमने एक ग्लास में पानी लिया और उस ग्लास में क्या डाला, थोड़े से कंकड़ पत्थर, देखिए, डाल दिया। और हमने उसको भी क्या किया, इसको भी हिलाया। या तो रेत लीजिए, कंकड़ पत्थर, लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये इसमें घुल नहीं रहा है, ये देखिए वैसे की वैसे पड़ा हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये इसमें घुला ही नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, एक और ग्लास लिया, उसमें थोड़े से लकड़ी के टुकड़े आपने डाल दिए, थोड़े से लकड़ी के टुकड़े आपने डाल दिए। देखिए, आप हिलाओ उसे। आप क्या देख रहे हो, ये लकड़ी के टुकड़े तो उसमें तैर रहे हैं, ये इसमें घुल नहीं रहे, है ना, ये इसमें घुले नहीं है। ये देखिए, हमें दिखाई दे रहा है ये लकड़ी। फिर आप क्या करोगे, एक और ग्लास पानी में आप थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल जो आपको दिखे, है ना, कोई भी ऐसे रंग वाले तेल, आप इसमें डाल दो। देखिए, आप क्या देख रहे हो, ये तेल डालने पर हमने इसे हिलाया। देखिए, अब क्या दिख रहा है आपको, ये तेल जो है इसके ऊपरी सतह पर तैर रहा है ना। ये द्रव पदार्थ है, लेकिन क्या है, इसके ऊपरी पदार्थ पर ये तेल तैर रहा है, ये इसमें घुला नहीं है। तो हमने देखा कि जब हमने नमक डाला तो उसमें वो बुरी तरह से घुल गया, नमक उसमें दिख नहीं रहा है। जब हमने चीनी डाला तभी भी क्या हुआ, चीनी भी उसमें घुल गया, चीनी उसमें हमें नजर नहीं आ रहा है। जब हमने लकड़ी के टुकड़े डाले तो क्या हुआ, वो लकड़ी के टुकड़े उसमें नहीं घुले। फिर हमने क्या किया, थोड़े से कंकड़ पत्थर डाले या थोड़े से रेत। फिर हमने क्या देखा, ये देखिए, ये रेत भी इसमें या ये कंकड़ पत्थर भी इसमें घुला नहीं है, ये आपको दिख सकता है। और हमने फिर तेल डाला लास्ट में, आखिर में हमने क्या डाला, तेल डाला, जो इसकी ऊपरी सतह पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, इसमें घुला नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कई वस्तुएं, है ना, कि जल में या द्रव पदार्थ में घुल जाते हैं। कई वस्तुएं कई वस्तुएं क्या होता है, इसमें नहीं घुलते, द्रव पदार्थ में नहीं घुलते। और कई वस्तुएं ऊपर तैरती रहती है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज, जल में घुलनशीलता के आधार पर। आप जरा ये अपने नोटबुक में भी ये टॉपिक जरा लिख लीजिए, ताकि जब आप नोटबुक खोलो तो आपको पता चले आज हमने क्या क्या पढ़ा। जल में, लिख लीजिए, घुलनशीलता के आधार पर।
चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण, है ना। जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो आप भी घर में जाकर कांच के अलग अलग बर्तनों में नमक, रेत, शक्कर, चॉक पाउडर, लकड़ी, है ना, और जो भी चीजें आपको मिले, छोटे छोटे चीजें, उसको आप क्या करोगे, उस पानी में घोल कर देखोगे और आपको ये लिखना है कि कौन कौन से पदार्थ पानी में बुरी तरह से घुल गया, कौन कौन से पदार्थ पानी में नहीं घुले, कौन कौन से पदार्थ पानी के ऊपर तैर रहा है और कौन से पदार्थ नीचे चले गए। इन सब के आधार पर हम जल में घुलनशीलता का वर्गीकरण कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि नमक, शक्कर आदि, है ना, चॉक पाउडर आदि पानी में घुल गया, तो उसी समय हमने क्या देखा, लकड़ी या प्लास्टिक सब पानी में नहीं घुले। तो देखते हैं कि पानी में घुलने वाले पदार्थों को, पानी में घुलने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, हम घुलनशील, लिख लीजिए, घुलनशील। पानी में घुलने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, घुलनशील अथवा विलय, विलय। तो घुलनशील या विलय कौन से पदार्थ है जो पानी में घुल जाता है ना, इसी से साबित है घुलनशील यानी क्या है, वो पानी में घुल जाता है। तो जो भी पदार्थ पानी में घुल जाता है उसे घुलनशील अथवा विलय पदार्थ कहते हैं। ये सब अपने नोटबुक में लिखोगे और किताब पढ़कर ये क्या है लिखोगे, और कौन कौन सी चीजें पानी में घुल जाती है उसके उदाहरण भी आप परीक्षण करने के बाद लिखोगे। तो हमने पहला क्या देखा, घुलनशील या विलय, जो पानी में या किसी भी द्रव में घुल जाता है। अब जब घुलनशील होगा तब क्या होगा, अघुलनशील, अघुलनशील भी होगा, है ना, अघुलनशील भी होगा। तो अगला लिख लीजिए, दूसरा, इसके सामने आ लगा दीजिए, अघुलनशील यानी क्या है, जो नहीं घुलता। आप हिंदी में पढ़ते होंगे ना। या अविलय, अब इसके सामने भी क्या लगाना है आपको, अविलय यानी जो लय नहीं होता। चलिए, तो पहला हमने देखा घुलनशील विलय, जो पानी में या किसी भी द्रव पदार्थ में बुरी तरह से घुल जाता है। दूसरा हमने देखा अघुलनशील या अविलय, जो पदार्थ किसी द्रव या पानी में नहीं घुलता, ना घुलने वाले पदार्थ। तो हमने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप नोटबुक में लिख लीजिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील होता है, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अघुलनशील होते हैं। अब हम मिट्टी का तेल लेंगे, उसे भी आप अगर पानी में डाल के देखोगे तो वो भी अघुलनशील है ना, तेल अघुलनशील है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जल में घुलनशीलता के आधार पर हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई ना बच्चों, कि आज हमने क्या देख रहे हैं, जल में
घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। उसमें पहला हमने देखा घुलनशील या विलय, वो वस्तुएं, वो पदार्थ जो पानी में घुल जाता है। दूसरा हमने देखा अघुलनशील या अविलय, जो पानी में नहीं घुलता, किसी द्रव पदार्थ में नहीं घुलता। उसके उदाहरण आप परीक्षण करके लिखोगे। अब देखिए, हम आपको थोड़े से सामग्रियां दिखाते हैं। आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, वो तालिका को आप घर में जाकर भरोगे। तालिका 2.3 है ना, इस तालिका को आप घर में जाकर परीक्षण करके भरना। ठीक है, भरोगे। अब हम थोड़े से देखते हैं, थोड़े से उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए। सबसे पहला आपने क्या देखा, सरसों का तेल, है ना। अब हमें देखना है कि ये जल में घुलता है या तैरता है। तो आप सबको पता है तेल क्या है, तैरता है। तो इससे क्या साबित होता है, ये जल से हल्की है या भारी है। जल से हल्का है, क्योंकि तभी ये ऊपर उठकर आता है ना। ये क्या है, जल से हल्का। अगर भारी होगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो सरसों का तेल तैरता है जल में और जल से हल्का है। अब अगला देखिए, मोम। आप मोम को पिघलाकर पानी में डाल दीजिए, जलाकर उसके बूंदों को पानी में डाल दीजिए। तो आप क्या देखोगे कि वह तैरता है। आपको दिखेगा कि वो क्या आ गया है, ऊपर ऊपर आ गया है ना। तो इससे क्या साबित होता है, जो ऊपर वस्तुएं आते हैं, जल से हल्का, है ना, हल्की है। अब आप क्या करोगे, लोहे की एक कील लोगे, थोड़ी सी भारी चीज, लोहे की छोटे छोटे कीले लो। फिर आप जब उसे पानी में डालो तो आप क्या देखोगे कि वह पानी में डूबता है। इससे क्या साबित होता है, जब वो डूब जाता है तो जल से भारी है। क्या साबित होता है, जल से भारी है। अब हम अगला क्या लेंगे, कांच की गोली, है ना। कांच की जो गोलियां होते हैं, जिसे आप गोटे, जिसे आप खेलते हो, फिर आप उसे पानी में डालो तो आप क्या देखोगे, वो गोटे क्या है, पानी में डूब रहे हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, जल से भारी है वो। अगला हम थोड़े से लकड़ी के टुकड़े लेंगे, लकड़ी का टुकड़ा, फिर पानी में डालोगे तो आप क्या देखोगे, वो ऊपर तैर रहा होगा, तैरता है, हमने अभी देखा ना। तो इससे ये पता चलता है जल से हल्का। तो हमें पदार्थों के बारे में क्या भी पता चला कि जो पदार्थ जल में या किसी द्रव पदार्थ में, है ना, तैरता है, वह जल से हल्का होता है, और जो डूब जाता है वह जल से भारी होता है। यह आपके तालिका किताब में दे रखी है। उसको देखकर सब एक और बार उसे पढ़ोगे, और आप ऐसे ही बहुत सारे चीजें देखोगे जो जल से हल्का, और जो जल से भारी हो, और जो जल में डूब जाता है, जो घुलता है, जो अघुलनशील होता है। तो हमने जल के आधार पर क्या देखा, द्रव पदार्थ, है ना, कि द्रव पदार्थ में कौन कौन से वस्तुएं घुलते हैं। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। अब हम जल के बाद देखते हैं पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता यानी आप कुछ कई सामान आप देखते होंगे कि जिसमें से चीजें जो है, वस्तुएं जो है, आसानी से दिख जाते हैं। कई ऐसा होता है कि जिसमें से आप वस्तुओं को ठीक से देख नहीं पाते, और कई वस्तुएं ऐसे होते हैं जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके देख पाते हो। तो आज हम लोग उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो सभी
अगला टॉपिक को जरा लिख लीजिए। पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए एक डस्टर रखा हुआ है, मेरे हाथ में एक कांच है, देख रहे हो ना, एक क्या है, कांच है। आपको क्या है, ये कांच के जरिए, देख रहे हो ना, इस डस्टर को आप आसानी से देख पा रहे हो। ये देखिए मेरे हाथ में कांच है, लेकिन आपको सब कुछ क्या है, साफ दिख रहा है। अब देखिए मैंने एक किताब रखा, तो आपको ये क्या है, इस कांच के जरिए इस किताब को आप अच्छी तरह देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, आर पार है ये चीज। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हमने कांच हाथ में लिया तो हम लोग जो लिखा हुआ है या जो भी सामान रखा हुआ है उसको आर पार हम देख पा रहे हैं, है ना। अब देखिए अब मैंने एक गत्ता हाथ में लिया, ये देखिए, या तो कोई कागज या गत्ता। अब अगर मैं यहां पर इसको रखूं, एक डस्टर लिया, अब मैंने इसके सामने ये रख दिया, आप उस डस्टर को देख पा रहे हो, देखिए नीचे रखा हुआ है। लेकिन जब हमने कांच लिया तो देखिए आप डस्टर को देख पा रहे थे, लेकिन जब हमने ये गत्ता लिया तब आप डस्टर को नहीं देख पा रहे। उसी तरह से ऐसे कोई वस्तु जिसमें से चीजें हल्की हल्की दिखती है, ये देखिए, अब अगर हम इस डस्टर को यहाँ पर रखें तो आपको क्या है, ये हल्का हल्का नजर, आपको पता है इसके नीचे कोई चीज रखा हुआ है, लेकिन क्या चीज है ये क्लियर नहीं, देख रहे हो ना। ये देखिए इसके नीचे एक वस्तु है, ये देखिए, लेकिन कौन सा वस्तु है वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तीन है जो हम पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी किसका समय हो गया है, छोटा सा एक परीक्षा का समय, है ना। तो आज हमने जो जो आपको बताए, उम्मीद करती हूँ वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और घर जाकर आप क्या करोगे, किताब को अच्छे से पढ़ना, और जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको किताब में अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करोगे, उसको एक नोटबुक में लिख के रखोगे, जिससे कि जो भी परीक्षा आए, जब भी कुछ भी कोई भी आपसे सवाल पूछे आप आसानी से जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो आज आपको क्या ग्रह कार्य दिया है, एक एक वस्तुओं को आप पानी में घोल के देखिए, कितने चीजें घुलनशील है, कितने अघुलनशील है, उसका वर्गीकरण आप आज करोगे। तो हम लोग परीक्षा शुरू करते हैं। सब लोग अपने किताबों को बंद कर दीजिए, नोटबुक हाथ में लीजिए, और प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। सभी अपने आप उत्तर लिखोगे, कोई भी किसी का देखेगा और दिखाएगा नहीं, और आप देखिए कितने लोग सही से जवाब दे पा रहे हो। तो पहला प्रश्न, प्रत्येक पदार्थ के कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, प्रत्येक पदार्थ के कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, 3, B4, C5। जो सही उत्तर है वो आप लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, किस पदार्थ का आकार
व आयतन निश्चित होता है। किस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है? ए ठोस पदार्थ, बी द्रव पदार्थ, सी गैस पदार्थ। आप इसका उत्तर लिख लीजिए। मुझे पता है आप सबको उत्तर पता है ना? चलिए अब हम अगला देखते हैं। ठोस पदार्थ के कण बहुत डैश होते हैं। इस रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे? दूर दूर, पास पास, इसमें से कोई भी नहीं। ठोस पदार्थ के कण बहुत डैश होते हैं। दूर दूर, पास पास, इसमें से कोई भी नहीं। उत्तर लिख लीजिए। अगला देखिए। किस पदार्थ के आकार में बदलाव होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है? किस पदार्थ के आकार में बदलाव होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है? ए ठोस पदार्थ, बी द्रव पदार्थ, सी गैस पदार्थ। आकार में बदलाव और आयतन निश्चित होता है। अगला देखिए। घुलनशील या विलय पदार्थ किसे कहते हैं? ए किसी द्रव में घुलने वाला पदार्थ, बी किसी द्रव में ना घुलने वाला पदार्थ, सी इसमें से कोई भी नहीं। घुलनशील या विलय। आपको एबीसी लिखना काफी है। चलिए अगला देखिए। इसमें से कौन सा पदार्थ जिस स्थान पर रखो उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेता है? इसमें से कौन सा पदार्थ जिस स्थान पे रखो उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। जहां रखो उसी का हो जाता है। अगला। डैश पानी में घुल जाता है। इसमें से क्या पानी में घुल जाता है? ए नमक, बी रेत, सी लकड़ी। अगला। गैस को किसी भी बर्तन पर रखने पर वह ए उसकी तली में बैठ जाएगा यानी उसके नीचे बैठ जाएगा, बी उसमें पूरी तरह फैल जाएगा, सी उसको खाली कर देगी। गैस को किसी भी बर्तन पे रखने पर ए उसकी तली में बैठ जाएगी, बी उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, सी उसको खाली कर देगी। इसमें से सही कौन सा है? अगला। किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? किसी द्रव यानी पानी या किसी भी द्रव वस्तु में ना घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ए घुलनशील या अविलय पदार्थ, ए अघुलनशील या अविलय पदार्थ, बी घुलनशील पदार्थ, सी अणु पदार्थ। ना घुलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अघुलनशील या अविलय पदार्थ, घुलनशील पदार्थ, अणु पदार्थ। अब अगला देखिए। प्रत्येक पदार्थ को किस आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं? पदार्थ की अवस्था के आधार पर, बी पदार्थ के उपयोग के आधार पर, सी किसी भी आधार पर नहीं।
ए पदार्थ की अवस्था के आधार पर, बी पदार्थ के उपयोग के आधार पर, सी किसी भी आधार पर नहीं। अब आप लोग उत्तर के लिए तैयार रहिएगा। मैं देखती हूँ कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा उत्तर बोल रहा है। ठीक है, चलिए आप सब अपने माइक को ऑन कर लीजिए। प्रत्येक पदार्थ के कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? माइक ऑन कर लीजिए। माइक को ऑन करके जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, ए 3। सही बोला, सही बोला। अगला देखिए, पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। बहुत अच्छा, एक ठोस पदार्थ। मैंने सुन लिया, ठोस पदार्थ। बहुत अच्छा। ये कण बहुत डैश होते हैं। ठोस पदार्थ के कण बहुत डैश होते हैं, दूर होता है कि पास होता है? पास पास होता है। जिन्होंने दूर बोला है, हाँ सही बोला। लोगों ने दूर बोला है, गलत कर लीजिए। अगला देखिए, किस पदार्थ के आकार में होता है, होता है पदार्थ। बहुत अच्छी, द्रव पदार्थ। अगला देखिए, घुलनशील या विलेय पदार्थ। सही बोला, एक घुलने वाला पदार्थ। सुन लिया, सही बोला। इसमें कौन सा कौन है रखो? सही बोला, गैस गैस। बहुत अच्छा, सही। किस पानी में मिल जाता है? हाँ, नमक। नमक सही बोला। गैस किसी भी वस्तु पर रखने पर बुरी तरह सही बढ़िया। अगला देखिए, द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थ। अवयव पदार्थ। बहुत अच्छे, सही जवाब। अगला देखिए, प्रत्येक पदार्थ किस आधार पर? अवस्था के आधार पर। पदार्थ की अवस्था के आधार पर। बहुत अच्छा जवाब। सब माइक ऑन कर दीजिए होंगे। सारे स्कूल अपने माइक ऑफ कर दीजिए अभी। बहुत अच्छा जवाब दिया। अगले कक्षा में आप लोग सब अच्छे से पढ़कर आइएगा और सब तैयार रहिएगा हमारे अगले कक्षा के लिए। तब तक सबको जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।